अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले एक नज़र उन खबरों पर जो आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने जा रही है। इलेक्शन कमीशन को 18 करोड़ अवाम का एतमाद हासिल है, चीफ जस्टिस। कोयटा में दहशतगर्दी की वारदातों में बच्चों को इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ। वक्त पर इलेक्शन होने के इम्कानात 60% हैं। पीर पगाड़ा साहब से एक मुलाकात। जी, आपने देखा आज की बड़ी खबर, शामी साहब वफाकी काबीना का अलविदाई इजलास खुदा हाफिज कर दी वजीर आजम ने आज। चलिए, आपको उनको मुबारक दूं या आपको मुबारक दूं या पूरी कौम को मुबारक दूं? वैसे साबिका काबीना जब जब जाती रही है मिठाइयां बंटती थी। नहीं, ये तो आराम से गई है ना। अच्छा। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली गई है, यानी इसको घर भेजा नहीं गया बंदूक के जोर पर। ठीक है। तो ये इस लिहाज से तो ये काबीना जो है बड़ी अहमियत के हामिल है। अच्छा। कि इज्जत आबरू के साथ अपने घर चले गए। जो इलेक्शन लड़ना चाहेंगे इलेक्शन लड़ेंगे, और अगर कौम ने उनको वोट दे दी तो दोबारा आ जाएंगे। इससे पहले कोई काबीना इतनी इज्जत से घर नहीं गई। आप देख लें, आपके सामने है। यानी पाकिस्तान की किस्मत में ये लिखा हुआ है कि इख्तदार के ऐवान से कोई कामी इज्जत से रुखसत हुआ है। तो शामी साहब 55 मेंबर्स कहा जाता है कि काबीना पाकिस्तान के साइज के एतबार से अब भी बड़ी थी और 18वीं तरमीम के हवाले से इसको छोटा होना चाहिए था, वो भी नहीं हो पाई। देखें, जब पाकिस्तान कायम हुआ, जो मशरकी और मगरबी दो हिस्सों पर मुश्तमिल था, और कायद आजम गवर्नर जनरल से पहले, ठीक है, तो जो हमारी पहली काबीना थी ना, वो 7 अरकान पर मुश्तमिल थी। अच्छा, 7 वजीर थे। मुल्क इससे बड़ा था। हाँ जी। और लियाकत अली खान जो थे वो वजीर आजम भी थे, वजीर खारजा भी थे, वजीर दफा भी थे। अच्छा, दोनों कलमदान उनके पास थे। ठीक ठीक। और मशरकी पाकिस्तान से, या उस वक्त मशरकी बंगाल कहते थे, फजलुर रहमान साहब बड़े तहरीक पाकिस्तान के बड़े नामी ग्रामी लीडर हैं, बड़े धड़ल्ले के आदमी थे। वो इतलाआत और तालीम दोनों महकमे उनके पास थे। अच्छा। और एक जो थे ईस्ट पाकिस्तान से या मशरकी बंगाल से, एक जो शेड्यूल कास्ट थे वो भी थे। उनका नाम मुझे भूल रहा है इस वक्त। अच्छा। जो बाद में असेंबली के चेयरमैन भी चुने गए, जोगिंदर नाथ जी। तो वो जो थे वो वजीर कानून थे। राजा गजनफर अली जो थे वो वजीर बहालियात थे, वजीर खुराक थे पहले। आई चौधरीगर थे, सरदार अब्दुल रब निश्तर थे, और अब्दुल सत्तार थे, अब्दुल हफीज पीरजादा के जो वालिद हैं। अच्छा। हाँ, वो सिंध की नुमाइंदगी वो कर रहे थे। तो 7 अरकान पर मुश्तमिल थी। अब माशाल्लाह हमारी काबीना 55 अरकान पर मुश्तमिल थी। और मुशीर इसके अलावा है जी, खुसूसी मुआविनीन जो है वो इसके अलावा। खसूसी मुआविन 8 थे जी, 8 थे। मुशीर 4 हैं जी। कॉन्स्टिट्यूशन ने इजाजत दी है कि आप 4 मुशीर रख सकते हैं, यानी 4 ऐसे अफराद मुशीर बनाए जा सकते हैं जो असेंबली के मेंबर ना हो, लेकिन वो मराहत और वो दर्जा हासिल कर सकते हैं वजीर का जी। और बाकी खसूसी मुआवरीन है, और फिर एक गश्ती सफीर भी होते हैं। हाँ। तो ये हमारी काबीना जो थी 18वीं तरमीम के हवाले से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा। 18वीं तरमीम ने यह तय किया था कि आइंदा यानी इंतखाबात के बाद काबीना जो है वो सेनेट और कौमी असेंबली के 10% पर मुश्तमिल होगी मैक्सिमम, यानी जो आइंदा आने वाली आइंदा। अच्छा। इस दफा शर्त नहीं थी। अच्छा। अच्छा, इस काबीना की खसूसियत यह है कि एक पता चला कि जनाब ये तो इसके सेनेट के अरकान जो हैं वो कोटे से बढ़ गए हैं, क्योंकि 1/4 से ज्यादा आप सेनेट के अरकान जो हैं उनको मेंबर नहीं बना सकते। अच्छा, ठीक है। काबीना का। और ये जो आपको सेनेटर जो है ना, ये हमारे डॉक्टर आसिम साहब, जी जी, ये एडवाइजर जी जी नजर आते हैं। हमारे एक जमाने में हमारे जो रहमान मलिक साहब वो भी एडवाइजर थे। वो कोटा जो था सेनेट का वो उससे बाहर निकल रहे थे। अच्छा अच्छा। तो ये भी हुआ।
और फिर इस काबीना के बारे में तो बड़ी रिपोर्टें छपती रही कि इसके अक्सर वज़रा जो थे वो इनकम टैक्स नहीं देते। इनके वजीर आजम थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, वो कहते कुछ टैक्स ही नहीं जमा कराई उन्होंने रिटर्न। तो ये तरह तरह की कहानियां छपती रही इन वजीरों के बारे में, कहीं पे मुकदमात भी हुए। एक मखदूम अमीन फ़हीम साहब थे, उनके पीछे तो सुप्रीम कोर्ट पड़ी रही, कोई एलसी स्कैंडल के पैसे उनके अकाउंट में जमा हो गए। बिगाड़ तो कुछ नहीं सके हम उनका। नहीं बिगड़ेगा कुछ ना कुछ, देखिए जब आगे आएंगे बहुत कुछ बिगड़ गया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब रुखसत हुए, भाई काबीना तो एक ही चली आ रही ना, क्योंकि पीपल्स पार्टी का इसमें मेजर शेयर है, लेकिन दूसरी कई पार्टियां आई और कई गई। मुस्लिम लीग नून भी शामिल थी इब्तिदा में कोलिशन में, बिल्कुल वो रुखसत हुई। JUI शामिल थी, वो रुखसत हुई। MQM जो है वो कभी शामिल हो गई, कभी रुखसत हो गई, कभी शामिल हो गई, कभी रुखसत हो गई। बिल्कुल। तो क्या कह रहे हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। तो अब ये जो काबीना है, बस एक बात है, इसके जो वजीर आजम दूसरे वजीर आजम बने ना, परवेज अशरफ साहब, इनका वजीर आजम बनने के बाद कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। 2 दामादों को इनकी दामादों का, बस ये तो देखा ना, ये तो ऐसे ही है ना, खाना खाते हुए आपने कोई अचार खा लिया साथ या कोई चटनी खा ली, ये तो ऐसे ठीक है, या थोड़ी बहुत स्वीट डिश चख ली जी। तो मेन जो डिश थी ना जी, उसमें कोई अरबों का घपला हुआ हो, कोई इस तरह की सूरत पैदा हुई हो, वो उससे ये रहे। मैंने सुना कि मशकूक अफराद जो थे वो वजीर आज़म हाउस में दाखिल भी नहीं हो सकते थे। अच्छा, तो छोटे मोटे काम तो होते रहे, कोई जो आप निशानदेही कर रहे हैं, ठीक, लेकिन बहैसियत मजमुई अपना वक्त गुजार गए। अजमेर शरीफ भी हुआ है, हज स्कैंडल नहीं हुआ इसमें, NICL नहीं हुआ, OGDC नहीं हुआ, तो देखा अजमेर शरीफ भी चले गए बिल्कुल। और पता चांदी कितनी लेके गए, उसकी चादर चढ़ाई जी। ये दूसरी बात है कि वो जो वहां के आपके क्या थे वो सजादा नशीन जी जी, उन्होंने कहा मैं तो वसूल नहीं करता, रिसीव नहीं करूंगा। फिर पता नहीं कोई वकीलों ने कोई सड़क वड़क भी धोई वहां। लेकिन बहरहाल अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह थी, अब वो हिंदुस्तान की मलकियत तो है नहीं बिल्कुल, उसमें तो वाकई है। अब जिस तरह सिख यात्री यहाँ आते हैं, हिंदू यात्री आते हैं पाकिस्तान में, उस तरह मज़ारात की ज़ियारत के लिए हमारे लोग भी जाते हैं। शाह साहब इस काबीना गए बहरहाल, इस काबीना को कारकर्दगी के एतबार से आप कैसे देखेंगे? देखिए बहसूत मजबूरी है कि 5 साल की कारकर्दगी देखें ना आप, तो आप ये कह सकते हैं कि जो सियासी तौर पर और दस्तूरी तौर पर तक अच्छी कारकर्दगी थी। अच्छा, हाँ, क्योंकि दस्तूर में तरामीम हुई। हाँ, अब ये काबीना को भी उसका क्रेडिट जाएगा ना, जरदारी साहब को भी जाएगा। अब एक 18वीं तरमीम हुई, ऑटोनॉमी जो है सूबाई खुद मुख्तारी, उसकी हदूद में इजाफा हुआ, ठीक है। सूबों के हकूक, सूबों के जनाब हिस्से के पैसे बढ़ गए, NFC अवार्ड आया, बलोचिस्तान की रकम में इजाफा हुआ, पंजाब की रकम में इजाफा हुआ। तो मतलब इस लिहाज से तो ये एक इसकी तारीफ की जाएगी। शाम साहब ब्रेक ले लेते हैं, गवर्नेंस का जो मामला है, ब्रेक ले लेते हैं, तारीफ वहां आपने ब्रेक लगा दी जा ब्रेक ले लेते हैं, मिल गए हैं काबीना वालों से। ब्रेक के बाद अब गुफ्तगू यहीं से शुरू करते हैं, आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी वफाकी काबीना के अलविदाई इजलास के बारे में और इसकी कारकर्दगी के बारे में। शाम साहब बताने लगे थे कि गवर्नेंस के एतबार से काबीना की कारकर्दगी, गवर्नेंस के एतबार से तो मामला खराब रहा और नाकस रहा। तो बिजली का बहरान था, यानी एक तो उस बहरान में कोई कमी नहीं आ सकी, फिर लोगों को एतमाद में लेके बताया नहीं जा सका काम करके रहे। ये जाते जाते जरदारी साहब ने 2 छिक्के मारे हैं कि ईरान के साथ मुआहदा कर लिया गैस पाइपलाइन का, और उसके बाद गवादर जो है उसका इंतजाम चीन के सुपुर्द कर दिया। इससे इस हुकूमत का इमेज जो है वो बेहतर हुआ है। लोगों ने समझा कि भाई ये अमेरिका के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। पहले तो प्रोपेगेंडा ये रहा अमेरिकन स्टूज हैं, ये तो एनआरओ के नतीजे में आए हैं, ये तो जनाब कंडोलीजा राइस लेके आई हैं, बुश साहब लेके आए, मगर उन्होंने एक अमेरिका के खिलाफ अपना जो है इमेज बनाया, अपने आप को व्हाइट वॉश किया। ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन गवर्नेंस के मामले में मामला दुरुस्त नहीं रहे। शाम साहब जो स्कैंडल्स आए हैं उनके बारे में आप क्या कहते हैं? अब स्कैंडल्स तो पुरानी काबीना थी ना, वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जी, तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब तो खुद माशाल्लाह आपको पता है। अच्छा, ये जो आज वजीर आज़म कह रहे थे कि काबीना ने जो 5 साल पूरे किए हैं ये बड़ी बात है, क्या ये वाकई बड़ी बात है? नहीं, इस लिहाज से तो बड़ी बात है कि ये काबीना जहाँ 5 साल पूरे बहुत कम करती है और कोई ना कोई जनाब आ जाता है बुलावा, चलिए क्या कहते हैं इजराइल साहब आ जाते हैं। लेकिन ये 5 साल पूरे कर गई, ये भी एक बड़ी कामयाबी इस लिहाज से है कि जमहूरियत जो है उस स्ट्रेंथन तो हुई है ना। अब इंतखाबात होंगे,
लोग जिसको चाहे वोट दे ले, मुंतखब कर ले। लेकिन जब वोट देने हैं तो बात आ जाएगी इलेक्शन कमीशन की, और सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबी इस्लाहात का केस भी चल रहा है। देखिए, ये भी जो मौजूदा हुकूमत है ना, जो जाने वाली है, इलेक्शन कमीशन जो है उसको जितना ताकतवर इन्होंने बनाया है, इससे पहले नहीं बना था। अच्छा, यानी अपोजिशन और हुकूमत ने इत्तेफाक राय से बनाया, ठीक है। और 4 अरकान कुल वक्ती मुकर्रर हुए, और अब माशाल्लाह उसके अंदर ऐसी जान पैदा हुई है कि वो आंखें दिखा रहा है जनाब हर एक को। वजीर कानून को कह रहा भाई 18 मार्च को मिलेंगे। हाँ। अभी तो मैंने ये भी सुना है, मेरे हुदूद ने बताया कुछ, जी जी, कि जो हमारे फखरुद्दीन इब्राहिम है ना, उन कुछ नासाज है तबीयत उनकी। बिल्कुल। हाँ जी। और वो कुछ मतलब है कि शदीद बड़ी एक दबाव है, शदीद हर तरफ से, कोई इधर की बात कर रहा है, कोई उधर की बात कर, लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने एक तो देख लीजिए, काजी सदर साहब की जरूरत नहीं, हम नॉमिनेशन पेपर खुद ही बना लेंगे। एतजाज हसन कहते हैं गैर आईनी काम है। हाँ, एतजाज हसन साहब की बात में वजन हो सकता है, बशर्ते कि सुप्रीम कोर्ट इससे इत्तफाक कर ले। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ये नॉमिनेशन पेपर्स जो है, इसके जो कवायद रखे गए हैं या इसकी जो तफसील है इसके अंदर, वो हक हासिल है, ये लेजिस्लेशन नहीं है। जी ठीक है। इलेक्शन कमीशन लेजिस्लेट नहीं कर सकता, लेकिन मुनसफाना इलेक्शन कराने के लिए इकदाम कर सकता है। ठीक है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ये उसी झैल में आता है, ये कानून साजी नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव इकदाम है, तो फिर तो सदर साहब की इजाजत की जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर एतजाज अहसन साहब की राय जो है वैसे ही गलत साबित हो जाएगी जैसे यूसुफ रजा गिलानी साहब के मुकदमे में हो चुकी। जी, और जिसके लिए वो खुद भी बेचारे अदालत घूम रहे हैं। हाँ, अब तो अब यूसुफ रजा गिलानी साहब का मुकदमा भी दरखास्त है पे। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि हजूर आप नजरसानी की दरखास्त बाकायदा दें अपनी नाअहली के खिलाफ जी, और 7 दिन का टाइम दे दिया उनको। अब चाहे नजरसानी की दरखास्त आमतौर पर वही वकील दायर करता है जिससे मुकदमा लड़ा हो। अच्छा, यानी टेक्निकली इस केस में एतजाज ऐसे नहीं वकील होंगे। अच्छा। और अगर वकील बदलना होगा तो सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो नजरसानी है ना वो बड़ी एक महदूद होता है उसका दायरा। ठीक है। ये नहीं है कि आप जमीन आसमान के कलाबे मिलाने शुरू कर दी। तो अब जो अब ये दरखास्त जाएगी, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट को तरस आ जाए, कहे कि जो कुछ हो चुका वो काफी है, चलिए इलेक्शन लड़ लीजिए। और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कहे हजूर अभी तो आपका बहुत सा वक्त बाकी है, आराम कीजिए, लोगों को लड़ाइए इलेक्शन। ठीक है। अच्छा शामी साहब, जब इलेक्शन की बात आ रही है तो अब आज भी जब इस्लाहात केस की समाअत हो रही थी तो चीफ जस्टिस ने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन को 18 करोड़ लोगों का एतमाद हासिल है, एक। और दूसरी बात है कि आज रियाज कियानी साहब जो मेंबर है वो कहते हैं जी हम किसी से नहीं मिलेंगे कागजात नामजदगी में तरमीम के लिए। तो ये एक बिल्कुल पोल्स अपार्ट नहीं जा रही है गवर्नमेंट। पोल्स अपार्ट नहीं है। देखिए 18 करोड़ अवाम का एतमाद इसलिए हासिल है कि अपोजिशन ने, हुकूमत ने मिलकर इसको बनाया है, और दोनों जो है अवाम की नुमाइंदा हैं, बड़े अवाम का बहुत बड़ा हिस्सा। और फखरुद्दीन इब्राहिम साहब की जात पर तो वसीतर इत्तफाक है, किसी शख्स ने एतराज ही नहीं किया। ताहिरुल कादरी साहब को उनके बुढ़ापे की कुछ शिकायत हुई थी, हाँ। वो भी उन्होंने दोहराई नहीं इसके बाद। जी बिल्कुल। तो इस लिहाज से तो उसको एतमाद हासिल है। और देखिए ये जो हमारे यूसुफ रजा गिलानी साहब है ना जी, उनकी एक आप दाद दें, और राजा परवेज अशरफ की, वो उन्होंने असेंबली के को मरकज बनाया अपनी सरगर्मियों का। कौमी असेंबली में इतनी बाकायदगी के साथ जाते थे यूसुफ रजा गिलानी, और राजा साहब भी जाते हैं, जैसे इंग्लिस्तान का वजीर आजम जाता है अपने हाउस ऑफ कॉमन्स में। ठीक। इस हवाले से जो पंजाब का रिकॉर्ड है वो सबसे बदतर, कि शहबाज शरीफ साहब ने असेंबली के अंदर बहुत कम कदम रखा है, और असेंबली को इस लिहाज से मैं समझता हूं वकार नहीं दिया, उसके वकार में कमी हुई है। ठीक बात। और दूसरी बात यह कि यहां वजीर भी मुकर्रर नहीं हुए महकमों के। तो मरकज में सब बुराइयों के बावजूद एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट चल रहा है। ठीक है। सूबे इससे बिल्कुल खाली है, खास तौर पर पंजाब का सूबा। तो शामी साहब, अब जो ये जो वकार कियानी साहब की बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि जनाब हम हुकूमत से, अब ये नहीं वो फरीक बनने वाली बात भाई। असल में जो इलेक्शन कमीशन के अरकान है ना, किसी ने सवाल किया होगा, लोग सवाल करते हैं, वो जवाब मिलता है, वो खुरकी लगाते हैं। वो आगे जनाब आप कब मिल रहे हैं? उन्होंने कहा भाई हमें मिलना क्या है, वो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिलेंगे उनको जी। अब अच्छा ये अब उन्होंने कहा नहीं जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिलेंगे, हम नहीं मिलेंगे।
और ये इलेक्शन कमीशन के अरकान जो हैं, ये भी कोई सियासतदान तो नहीं है ना। ये तो देखिए जज हैं बेचारे, ठीक है, अदालतों में रिमार्क्स देते हैं, सुर्खियां बनवाते हैं। जज बेचारे। और नहीं, जज जो होते हैं ना जी, वो आमतौर पर बिल्कुल अलग थलग होते हैं ये, और इनको पता नहीं होता दुनिया में क्या इस तरीके से क्या हो रहा है। ठीक है। तो अब ये इलेक्शन कमीशन के अरकान को जरा एहतियात से काम लेना चाहिए। उन पर फर्ज नहीं है कि वो गुफ्तगू करे और तकरीरें करें। लेकिन इस तरह की गुफ्तगू के नतीजे में अगर कोई ये कहे कि जनाब अब हमें लगता है कि इलेक्शन कमीशन उतना जानिबदार नहीं रहा, गैर जानिबदार नहीं रहा, कह दे, अब तो कुछ नहीं हो सकता। और अब तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट में है जी, आप खड़े हो कहते हैं, हाई कोर्ट में भी कह देते हैं जनाब मेरा मुकदमा तब्दील कर दिया जाए, मुझे अदालत पर एतमाद नहीं रहा, तो अदालत तो इतनी आसानी से तो बात नहीं मानती। अच्छा, ये तो अदालत का काम है फैसला करे कि मैं एतमाद के काबिल हूं कि नहीं हूं। तो इसी तरह से जब इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर हो गया, ये कोई कदम कदम पे नहीं होता। आपके यहाँ बच्चा पैदा हो गया, अब ये नहीं होगा कि एक दिन तो आपको उस पर एतमाद हो गया, पप्पू लग रहा है, दूसरे दिन आप उसके दर पे हो रहे हैं। अब ये बच्चा तो आपका है, ठीक है, अब उसको भुगतना पड़ेगा आपको। चले जब एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। अब देखते रहिए। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शाम साहब, कोयटा में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जो बच्चे पकड़े गए हैं वो बच्चे जो तकरीबकार इस्तेमाल कर रहे थे, दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे, उनका जिनसी इस्तेहसाल भी करते हैं और फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं, उनको आलाकार बनाते हैं, उनको एक किस्म से मिसमराइज कर लेते हैं और उनको टूल बना के उनकी जगह बम रखवाते हैं, उनसे इस तरह करते हैं। तो कराची में हुआ, यानी कोयटा में जी। और कराची में तो रेंजर्स और पुलिस जो है वो जगह जगह छापे मार रहे हैं, लोगों को पकड़ रहे हैं। लेकिन बाद खराबी है बसियार। देखिए बात यह है कि जो नए आईजी आए हैं कराची के जी, एक तो एक्टिंग है इस वक्त वो शेख साहब, वो एक तो धड़ल्ले से लगे हुए हैं। जब तक पुलिस की पीछे, पुलिस की पुष्ट पर सियासी ताकत नहीं होगी, उस वक्त तक वो काम दुरुस्त नहीं कर सकती। उसको सियासी दबाव से आजाद किया जाए और फिर ताकत फराहम की जाए उसको। और ये जो कोयटा की पुलिस है, कितने मुश्किल तरीन हालात में कुछ ना कुछ हाथ पांव मार रही है, लेकिन आपके इनकी सिलेक्शन, इनकी ट्रेनिंग, ये सारी जो है ये मशकूक है और नामुकम्मल है जी। तो पुलिस का पहला काम ये है कि इनको सिंध में भी और कोयटा में भी और पंजाब में भी हर जगह इंतजामी दबाव से इनको आजाद किया जाए। शाम साहब, इंतजामी दबाव अब देखें क्या है इंतजामी दबाव, यानी वही पुलिस जो है 4 दिन पहले कुछ नहीं कर पा रही थी, सानिया अब्बास टाउन हो जाता है, सानिया हजारा टाउन हो जाता है, आलमदार रोड हो जाता है, वही पुलिस थी, वही सब कुछ था, अब वही लोग पकड़ना शुरू कर दिए उन्होंने। नहीं तो पुलिस आपके ख्याल में किसी सानिया को रोक सकती है पहले, यानी वकूए से पहले रोक सकती है? प्रिवेंशन तो देखिए हम 3 हवा में रहते हैं। हाँ। ये एक इंटेलिजेंस का नेटवर्क जब तक वसी ना हो, लोगों को पता न चले, हमें हजूर दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी जंग लड़नी पड़ रही है और हजारों अफराद जो हैं उनके अंडे बच्चे वो हमारे मंदिर में मौजूद हैं और हम उसका एहसास नहीं कर रहे। तो ये क्लीन, और ये क्लीन कैसे करेंगे फिर? ये क्लीन करेंगे वो हिम्मत और जवामर्दी से। और अगर सियासतदान ये समझे कि पुलिस को वो भर्तियां भी अपनी मर्जी की करें, तकर्रियां भी अपनी मर्जी की करें और उनकी हिफाजत होती रहे, ये नहीं होगा। अल्टीमेटली ये खुद उसकी नजर हो जाएंगे जो आग लगा रहे हैं। और मैं एक बात आपसे और कहता हूं, मैं लाहौर को देख रहा हूं, अब मुझे लाहौर कराची बनता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा। अगर इसको काबू ना किया गया तो 10 साल में, 15 साल में देखिए यहां क्या होता है। अच्छा। क्योंकि आबादियां बन रही हैं नाजायज, तजावुजात हो रहे हैं, कोई कहां से आया, कोई कहां से आया, पूछने वाला कोई नहीं है, उसको शनाख्ती कार्ड उसके पास है कि नहीं है, और वो आके जनाब जमीन घेरता है, बैठ जाता है। आप देखें कितनी नाजायज बस्तियां बन चुकी हैं, ठीक, और वो पंजाब से बाहर से आने वालों ने बनाई है। उसके बाद जब हमें जराइम होते हैं, और अभी भी आप बहुत से लोग भाई ये तो बाहर से लोग आए थे। हाँ। ये जो इन्होंने बादामी बाग हुआ, वो बाहर से लोग क्या आए थे, वो जो करीबी दुकानदार है ना सब्जी मंडी के और लोहा मार्केट के, उनके मजदूर थे। हाँ। जो कोई अफगानी है
कोई और है, कोई कुछ और है। उन्होंने देखा कि वो भाग के जरा लूटमार में मसरूफ हो गए। बिल्कुल। तो बात यह है कि ये रोकें, इसको अनऑथोराइज बस्तियों को रोकें और अपने सिस्टम दुरुस्त करें, अमारत के मुजाहरे कम करें। आज भी यहां कोठियां बन रही हैं जनाब 100 कनाल पर, शहर की हदूद के अंदर। अच्छा, आप फार्म हाउस देखिए, रायगंज रोड जाके देखिए, पूरा बिल्कुल भरा हुआ है 100 200 कनाल से। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये क्यों तमाशे कर रहे हैं? इनको रोकने वाला क्यों नहीं है? तो आपके ख्याल में ये पुलिस और गुर्बत और दीगर ये फैक्टर्स सारी चीजें मिलके हाँ। हर आप देखिए हमारे अंदर हमारी आस्तीनों में सांप पल रहे हैं। मैं 30-35% आबादी ऐसी है इस मुल्क में जो फालतू है। अच्छा, हाँ जी, उसे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। अगर आबादी प्लान नहीं की जाए, हम क्या करेंगे? आप आबादी पर जब तक पाबंदी नहीं लगाएंगे, उसे कंट्रोल नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन आपने जो बात की है ना, हमारे दीनी हल्के शायद इस पर खुश ना हो। दीनी हल्के क्या करेंगे? अब बांग्लादेश में क्या कर रहे हैं? ये तो बड़ी लंबी बहसें हैं। ये सारे काम बाकी हम पूछ के कर रहे हैं। आप देखें यहां ऐसे लोग आज भी सोसाइटी में 1/3 वो लोग हैं जिनको स्कूल का पता नहीं है, जिनको घर नहीं मुयस्सर, जिनको रहने को जगह नहीं है। आप उन झुग्गियों में जाके तो देखें, झुग्गियों में इन शहरों के दुश्मन पल रहे हैं। एक अभी प्रोफेसर साहब आए थे हिस्ट्री के लंदन से जी। वो मुझे कहने लगे कि आप 10-15 सालों में आपके देहातों से लोग आके शहरों पर हमले करेंगे। अच्छा, और मैं देख रहा हूं जब भी कोई जुलूस निकलता, मैं उन लोगों की आंखों में खून है, जिनके पास कपड़ा नहीं है, जिनके पास रोटी नहीं है। अभी एक बच्ची है, उसने ये मजदूरों के बच्चे पढ़ाती, स्कूल कायम किया है, आलम बीबी ट्रस्ट, उसका मैं जाता हूं कभी वहां। अच्छा, वो कहती बच्चे आते हैं 12 बजे 11 बजे, कई बच्चे बेहोश हो जाते हैं। अच्छा, क्यों? नाश्ता नहीं मिला, ओए होए। एक वक्त खाना मिलता है। मेरे पास औरतें आती हैं, लोग आते हैं, एक रोटी मिलती है उनको, पेट भर के खाना नहीं मिलता। और ये अगर हम इस सब को नहीं रोकेंगे, फिर अल्टीमेटली ये होगा, हमसे कुछ नहीं रुक सकेगा, जो मर्जी कर ले। यानी वो जो गवर्नेंस की हम बात करते हैं, बुनियादी तौर पे ये है सारी चीज। गवर्नेंस के सारी चीजें हैं। आबादी पर काबू पाएं, आप यहां मकानात जो है इनको प्लान करें, बस्तियां जनाब पूरी सहूलतों के साथ बसाएं, रोजगार के मौके पैदा करें, लोगों को तालीम दें। यहां तो लाहौर में 25 किलोमीटर का दायरा खींच दें, स्कूलों में डेस्क नहीं है, टॉयलेट नहीं है, उनके पास दीवारें नहीं है। ये गवर्नमेंट स्कूलों का हाल है। बिल्कुल। तो आम आदमी जो है वो निगलेक्ट हो रहा है। बाकी सारे दावे हैं, नारे हैं, ये निगल जाएगा हमें सबको। वो तो कराची में जो हो रहा है, जो कोयटा में हो रहा है, देखिए उनके फौरी असबाब मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन जो उनके दूररस असरात और दूररस असबाब वो आप देखें तो आपको नजर आएगा कि इनके पीछे क्या है। शामी साहब जरा आगे बढ़ें इस बात से। आपने तो मुझे नहीं बताया, लेकिन मुझे तो हसन निसार साहब के कॉलम से पता चला कि आप संडे को पीर साहब पगाड़ा के साथ थे। हाँ जी, हमने जनाब जो हमारे मोहम्मद अली दुर्रानी साहब हैं, जो फंक्शनल मुस्लिम लीग के माशाल्लाह लीडर हो चुके हैं, हाँ। उन्होंने अपने घर पे मदू किया पीर साहब पगाड़ा को, चंद दोस्त भी थे ऐसे। अच्छा। 3-4 तो वो अब पीर साहब से बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई। हाँ। उन्होंने कहा जी जरा कीजिएगा हमारे घर। मैंने कहा मैंने तो एक शादी पे जाना है। नहीं फिक्र न करे, 3 बजे होगा दौराना। अच्छा। अब 3 बजे पीर साहब ठीक 3 बजे पहुंच गए, मैं भी ठीक 3 बजे पहुंच गया। अच्छा। खाना हमने खाया तो करीब 5 बजे। मालूम हुआ कि पीर साहब जो है एक वक्त का खाना खाते हैं और 4 बजे 5 बजे खाते हैं। अच्छा। उनका जोहराना वो होता है। हाँ। और अचाया भी होता है। ठीक। तो पीर साहब से बड़े सवाल हुए। उनके वालिद साहब जो मरहूम थे उनका भी तस्करा हुआ, और मैं हाजिर नहीं हो सका था पीर जो गोठ में, तबीयत मेरी दुरुस्त नहीं थी, कुछ याद भी नहीं था मैं। तो उनकी फातिहा भी पड़ी उनके लिए। देखिए वो भी एक माशाल्लाह, देखिए हमारे बड़े बुजुर्ग थे, अच्छा ताल्लुक था उनसे, एक अच्छा किरदार उन्हें अदा किया। पीर साहब ने कहा कि जो सिंध कार्ड है ना, वो पीपल्स पार्टी से हमने उड़ा लिया है। अच्छा। हाँ, और अब आने वाले इंतखाबात जो हैं, हम उनमें
पीपल्स पार्टी को अच्छी तरह नाको चने चबवाएंगे। नहीं, ये एक सियासी बयान था या इसके पीछे कोई मंतक भी थी? भाई जो सियासतदान है तो सियासी बयान देंगे, तो अगर पीर साहब है तो पीरी बयान देंगे, यानी मजहबी बयान होगा। ठीक है, तो वो आप इसको मजहबी बयान समझ लें, आप इसको सियासी बयान समझ लें, आप इसको वाकयाती बयान समझ लें, आप इसको तखयलाती बयान समझ लें। अच्छा ठीक है। तो हमारे सोहेल वाहिद साहब ने कहा कि जनाब अब जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उनसे तो ये खबर नहीं मिल रही, फिर जो सर्वेस, तो सर्वे जो हो रहे हैं वो भी ऐसी खबर नहीं ला रहे। उन्होंने कहा नहीं, इसके मतलब वजूहात और हैं, आप देखें जब इलेक्शन होगा तो हम बड़ा डट के मुकाबला करेंगे। और उन्होंने एक मुतद्दा महाज तो बनाया है। आप पीपल्स पार्टी से सिंध की हुकूमत तो छीनी न जा सके, लेकिन पीर साहब ने कहा देखिए मैंने 77 एकड़ पर जलसा किया है। अच्छा, जो उनका मैदान था जहां उन्होंने जलसा किया, उनका मैंने उसकी पैमाइश की, वो 77 एकड़ था। अच्छा, और जो बेनजीर के मज़ार पर, भुट्टो साहब के मज़ार पर जो पीपल्स पार्टी ने जलसा दिया, कहा जवाबी जलसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा वो जलसा जो था उस वक्त मैंने उसकी पैमाइश करवाई, 6 या 7 एकड़ जगह थी वो। अच्छा, अब जलसों की पैमाइशें इस तरह भी हुआ करेंगी? उन्होंने कहा और सब लोग बैठे हुए थे, हमारे जलसे में कुर्सी नहीं थी। अच्छा, इतनी बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। ठीक, लेकिन बहरहाल ये तो पीर साहब की अपना एक असेसमेंट है या दावा कह लीजिए। अब उन्होंने अपने वजूद का एहसास जरूर दिलाया। सब एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ये दिलचस्प बात है कि अब जलसे एरिया के एतबार से उन्होंने यही कहा। चलो जी, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम आपके सवालात भी लेंगे और कुछ गुफ्तगू पीर साहब के हवाले से मजीद भी कर लेंगे। देखते हैं नुक्ता नजर। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी पीर पगारा साहब के हवाले से। तो शामिल साहब, पीर पगारा साहब बड़े वाले पीर पगारा, मरहूम पीर पगारा से किस हद तक मुख्तलिफ है? भाई बड़े वाले पीर साहब थे, छोटे वाले छोटे साहब हैं। अच्छा, वो अपनी एक शख्सियत थी उनकी, देखिए, और ये इनकी अपनी शख्सियत है, बनते बनते बनेगी। अभी तो नए नए आए हैं। ठीक है। यानी देखिए बात सुने, उन्होंने एक तो पीपल्स पार्टी के मामले में बड़ी यकसू हैं वो, और अपनी एक सारे लोगों को जमा किया उन्होंने, तमाम जो कौम परस्त छोटी छोटी पार्टियां, मुस्लिम लीग, देखा ना, मुस्लिम लीगों के मुख्तलिफ धड़े। अब उनकी कोशिश यह है कि मुस्लिम लीग के इत्तेहाद को मुस्तहकम किया जाए। अब नवाज शरीफ के साहब के साथ उनकी अच्छी बन गई है, पीर साहब पगारा की तो बनती नहीं थी, न चौधरी शुजात साहब से बनती थी, न नवाज शरीफ साहब से बनती थी। तो ये तो ज़रा सबको जोड़ रहे हैं। और एक बात उन्होंने ये कही कि मुस्लिम लीगें जो है ना, अब उनका यानी जो पंजाब है मसलन, जी जी, अब उनके नवाज शरीफ साहब से अच्छे ताल्लुकात हैं, सबको पता है। अब लोग ऐसे आ रहे हैं उनके पास ज्वाइन करने के लिए, कुछ टिकट के खा है, जगह मुस्लिम लीग फंक्शनल अपने टिकट ले दे उनको, तो अच्छा, नवाज शरीफ साहब की सीट इधर आ जाए। अच्छा अच्छा, तो कई लोगों को उन्होंने डांटा, भाई मैं आपके लिए सीटें नहीं ले सकता यहाँ। ठीक है, तो ठीक है, जहाँ हमारे को मुरीदान मौजूद हैं, कोई एक दो नशस्तें तो हम ले लें उनसे, तो हम उनको मदद करेंगे, वो यहाँ करेंगे। ठीक है। जैसे बावलपुर रियासत है, उसके अंदर मुरीदों की उनकी अच्छी खासी तादाद मौजूद है। और जो हमारे साउथ पंजाब के अंदर, तो उन्होंने इसको डिस्करेज किया कि भाई मैं इस तरीके से एक चोर दरवाजा नहीं खोलना चाहता। ठीक, लेकिन ये उनको तवक्को है कि वो अच्छी फाइट देंगे, और नवाज शरीफ साहब के साथ उनका रिश्ता जो है खाता मजबूत हो चुका है। नशिस्तों का अंदाजा नहीं दिया कि कितनी नशिस्तें हैं? नहीं, अब उनके अंदाजे को आप छोड़े, देखिए उनका अंदाजा तो अपना होगा। अब वो एक मकान ढूंढ रहे हैं, अपनी तसल्ली के मुताबिक मकान नहीं मिल सका तो अब जमीन लेने का फैसला किया उन्होंने। अच्छा, नहर के ऊपर 11 कनाल जमीन लेंगे और फिर मकान बनाएंगे। अच्छा। और किंगरी हाउस एक जहां भी बन जाएगा। अच्छा, तो नहर के ऊपर जहां सदर जरदारी साहब ने बनाया है? जरदारी साहब तो भाई नहर के वो दूर है, बैरिया टाउन में, टेल पे, और 100 पता नहीं कितने कनाल पर है उनका मकान। और मलक रियाज साहब देखिए, ये शहबाज शरीफ साहब ने 27 किलोमीटर सड़क बनाई है, तो इनकी बड़ी तारीफ होती। और मलक रियाज साहब ने पता नहीं 100-150 कनाल पर जो मकान है, जो 1 लाख फुट से ज्यादा उसका रकबा है, वो 5 माह कुछ दिन में मुकम्मल कर दिए। वाह, तो उनकी भी तारीफ होनी चाहिए। बस ठीक बात है। अब पीर साहब जो है जी, उनकी 11 कनाल और उनकी 100 कनाल से ऊपर। ठीक बात। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए पार्टी पोजीशन। शामिल साहब, सवालात की तरफ जरा चलते हैं। आज शामिल साहब जो ये हैं जी बिलाल नसीर साहब, बिलाल नसीर साहब ने कहा जी कि ये बताएं कि क्या बदामी बाग के वाक़े में सिर्फ पुलिस को ही सजा मिलेगी और इन्हें ही OSD बनाया जाएगा? किसको बनाना चाहिए? और जो जिम्मेदार है इंतजामिया के वही बनेंगे ना भाई, उन्हीं को सजा मिलेगी। तो फिर गोजरा में क्यों नहीं बनाया? नहीं, गोजरा में तो अब वो जो इकबाल हमीदुर रहमान साहब जो हैं जी, जस्टिस, आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं जी, जस्टिस हमीदुर रहमान के बेटे हैं। अच्छा,
और उन्होंने जो अदालती तहकीकात की थी वो रिपोर्ट पंजाब हुकूमत ने शाये नहीं की। और अभी लोग सवालात यही कर रहे हैं कि गोजरा के जो जिम्मेदार थे उनको सजा क्यों नहीं मिली, वहां तो कितनी हलाकतें हुई थी, बिल्कुल किस तरह आग जलाई गई। ये एक कमजोर पॉइंट है, पंजाब हुकूमत को वो रिपोर्ट शाया करनी चाहिए, वगरना फिर अबूरी हुकूमत आके कर देगी। ठीक बात। और देखिए जो बात गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। ठीक, तो गोया फिर सिर्फ पुलिस जिम्मेदार नहीं, वहां तो देखिए ना, तय करना पड़ेगा ना किसके हुक्म पर ये लोगों को कहा कि आप जाएं यहां से। ठीक, शाम साहब, नईम साहब है हमारे साथ फैसलाबाद से फोन लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम। गुज्जर साहब जो है, जी नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वाह सर, नईम गुज्जर साहब है। जी जी, जी, नईम जी, फिरोज गुजर एडवोकेट सर। हाँ जी, आपका कल जनाब फोन आया था तो मैंने कहा आज बात कर लीजिए आपसे, हुक्म करें आप। सर मेरी पहली गुजारिश ये है कि हम मुख्तसर। 1 माह और 5 दिन से दिन रात धरना पे हैं डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद के वकला। तो आप तो आपका मुतालबा मान लिया गया। सर मैं यही तो गुजारिश करने लगा हूँ हाँ जी, कि हमारा मुतालबा ये है कि फैसलाबाद में हाईकोर्ट बेंच कायम किया जाए। इस सिलसिले में आज से तकरीबन 22 रोज कबल डिविजनल हमारी जो बार के नुमाइंदगान थे वो सबके सब चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाईकोर्ट लाहौर से मिले, उमर अताब बंदयाल साहब से। उन्होंने कहा कि बेंच के क्याम में सिर्फ और सिर्फ पंजाब हुकूमत रुकावट है, अगर वो बेंच के क्याम का ऐलान कर देती है तो हमें कोई एतराज नहीं। तो पंजाब हुकूमत तो अब ये काम कर चुकी है, कैबिनेट ने ये फैसला कर लिया है, आपको मुबारक हो। वैसे कल जो हमने थैंक यू सर, मैं सिर्फ ये गुजारिश नहीं, करने ठीक है लगा जनाब, था। बहुत मेहरबानी। अब देखिए बात सुने, मैंने कल जो अर्ज की थी वकीलों के बारे में और अदालती निज़ाम के बारे में, उसके लोगों ने बड़ी दाद दी है। मुनीर सलीम साहब हमारे KSB बैंक के साबिक सरबराह है, यहाँ बहुत बड़े माशाल्लाह माली उमूर के माहिर हैं, उन्होंने भी दाद दी है SMS करके। अच्छा, कि बिल्कुल ठीक बात, ये वकीलों ने जनाब इस सारे निज़ाम को बस तलपट कर रखा है। और बलीगुर रहमान साहब जो MNA है मुस्लिम लीग नून के बहावलपुर के, उनकी SMS भी आई है। अच्छा, कि हम जनाब बिल्कुल ये बात जरूर है, हमने अपने मंशूर में खास तवज्जो दी है कि इंसाफ जो है उसको बेहतर किया जाए, उसकी फराहमी को। और आज मुझे नईम साहब के फोन से लग रहा था कि वो धरने का ऐलान आपके खिलाफ करने लगे, क्योंकि वो तो बाज वकला ने उनका मुतालबा तो पूरा हो बाज गया, वकला ने पसंद नहीं किया। मुतालबा पूरा हो गया है। लेकिन मैं आपको ये अर्ज करूं कि लोगों के हाथ में कुछ नहीं आ रहा। अभी हमारे ये जो है ना सईद काजी साहब सुबह जी, वो कह रहे थे कि 15,000 रुपए तनख्वाह हो गई कम से कम, इसमें कोई आदमी वकील करके दिखाए। ओ भाई 15,000 को आप क्या रो रहे हैं, जो 1.5 लाख वाला वो वकील करके दिखाए। साहब आबिद मलिक साहब हैं गोजरा से। जी अस्सलाम वालेकुम आबिद मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम। जनाब अली। जी शामी साहब क्या हाल चाल है जी? आपकी दुआ है जनाब, शुक्र अल्लाह का। अच्छा शामी साहब, मैंने ये कहना था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इमरान खान साहब से वाकई खौफजदा लगते हैं, क्योंकि जो बात इमरान खान करते हैं चलिए जनाब, जो है वो 2-3 दिन के बाद नवाज शरीफ। चलिए जनाब, बड़ी अच्छी बात है, ये पुरानी बातें हो गई हैं, अब जो नए तौर पे सुना रहे हैं आप हमें, कोई नई बात किया करें। हमारे ये जो शफकतुल्लाह सोहेल साहब हैं, कनाडा में होते थे, जिन्होंने मेमो कमीशन के लिए खत लिखा था, उन्होंने कहा है कि अगर 62-63 के तकाजों को इधर उधर करने की कोशिश हुई तो मैं फिर मैदान में कूद पड़ूंगा। या अल्लाह खैर। तो जनाब शफकतुल्लाह सोहेल साहब, जनाब आप भूल जाइए जनाब, हमें तो कोई एतराज नहीं है। शाह साहब, हमारे प्रोग्राम का आज का वक्त खत्म हो गया है। कल फिर हम इसी वक्त इस जगह से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।